And welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about gender gap index and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So देखिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि the status of women is very poor in India and in general we all know that Indian society still is patriarchal especially in the rural areas. तो women के ऊपर कई सारे discriminations लगाए जाते हैं, limitations प्रैक्टिस किए जाते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ में इट बी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. और इसको हाईलाइट करने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी वीमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होता है, उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स लिमिट किए जाते हैं. इसको हाईलाइट करने के लिए इस आर्टिकल में एक फैक्ट भी शेयर किया गया है कि मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बस 4 वीमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं. जो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसको अभी डिसॉल्व किया गया है फॉर नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन, उसमें बस 8 वीमेन रिप्रेजेंटेटिव थी. अगर मिजोरम और नागालैंड की बात की जाए तो एक भी वीमेन रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं उसमें. तो ऑल दिस टेल, ये बस एक एग्जाम्पल है बताने के लिए, इससे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे दैट टेल्स दैट हाउ social, economic and political resources, privileges are skewed in favor of men in the Indian society while women are placed at a disadvantageous position. और फिर इसी आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया के अंदर women को disadvantageous position दिया जाता है. that is quite clear with according to India's poor ranking in Global Gender Gap Index 2020. और फिर इसी आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया के अंदर अगर हमें विमेन और मेन के बीच का जो गैप है उसको कम करना है तो हमें अपने बजटिंग प्रोसेस को चेंज करना होगा. वी नीड टू फोकस मोर ऑन जेंडर बजटिंग अप्रोच. तो इसमें 2 नई चीज़ें हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और जेंडर बजटिंग. तो इन दोनों ही चीज़ों को हम समझेंगे. तो इस आर्टिकल की मदद से, इस आर्टिकल को मैंने इसीलिए पिकअप किया है ताकि मैं आपको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बता सकूं और जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा सकूं. तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. ये इंडेक्स देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है वो पब्लिश करती है और पूरे दुनिया भर की 153 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है. पहले तो उनको स्कोर दिया जाता है एक आउट ऑफ वो स्कोर होता है 0 to 1 के बीच में वैरी करता है और वो जो स्कोर होता है वो हाईलाइट करता है कि मेल और फीमेल के बीच में एक सोसाइटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर कितने गैप हैं, कितने डिफरेंसेस हैं. इसी को कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप. और हर एक कंट्री को एक स्कोर दिया जाता है. जिस कंट्री के अंदर गैप सबसे कम होगा उसकी स्कोर सबसे ज़्यादा होगी, वो 1 के ज़्यादा नज़दीक होगा. जहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्कोर कम होगी, वो 0 के नज़दीक होगी. और दुनिया के जो 153 कंट्रीज़ हैं जो इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फिर रैंकिंग दी जाती है. तो इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बेसिस पर हमें पता चल जाता है कि उस कंट्री के अंदर जेंडर पैरिटी कितनी है, मतलब मेन एंड वीमेन के पोजीशन में कितनी मोर और लेस सिमिलैरिटी है. और देखिए अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में. वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन पब्लिश करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. आजकल ये सरल सवाल पूछना उन्होंने छोड़ दिया है. वो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करने के लिए जो इंडिकेटर्स लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं. तो ध्यान से देखिए, देयर आर 4 डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू विच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज पब्लिश्ड. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तो कितना विमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं और कितना उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, एक इंडिकेटर तो ये है. दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, विमेन को कितनी एजुकेशन लेवल अवेलेबल हुई है, एजुकेशन का ओवरऑल अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल हुआ है. हेल्थ एंड सर्वाइवल अपॉर्चुनिटीज़, विमेन के लिए कितनी बेहतर हेल्थ सर्विसेज हैं. और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, विमेन को कितना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ मिलता रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में. इन 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अब इन 4 इंडिकेटर के अंदर भी अलग अलग प्रोविजन है. जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वेज इक्वालिटी, एस्टिमेटेड अर्निंग इनकम, ये सब चीज़ें हैं. हेल्थ के लिए जैसे सेक्स रेशियो एट बर्थ. अब ये एक बार आप देख लेना यूपीएससी प्रीलिम से पहले, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है यूपीएससी वाले इसके अंदर भी घुस करके सवाल पूछ लें. बट मुझे लगता है कि इस लेवल तक वो एट मैक्स आएंगे कि बताओ कि कौन कौन से डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ये हर साल पब्लिश होती रही है सिंस 2006। तो 2006 से शुरू किया गया था और हर साल इसको पब्लिश किया जाता है। आप देखें तो ये जो दुनिया की जो टॉप कंट्रीज आती हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ज़्यादातर, लेकिन जो टॉप मोस्ट कंट्री है वो है आइसलैंड। पिछले 11 सालों से लगातार आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पे आता रहा है। इसकी स्कोर लगभग 87-88% के आसपास तक रही है। देखिए, ये जो स्कोर है 0.877, इसका मतलब ये है कि विमेन और मेन के बीच का गैप लगभग 88% तक कम कर चुका है आइसलैंड। मतलब अगर मेन को 100 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है तो वीमेन को इस कंट्री में 88 अपॉर्चुनिटीज़ तक अवेलेबल है। इसका मतलब ये है। और इस स्कोर में इंडिया की रैंक कहीं ना कहीं 112 पर आती है इन द ईयर 2020। तो इस साल हमारी रैंक और भी ख़राब हो गई है। हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट का स्कोर है हमारा, वो है 0.668। इसका मतलब ये है कि अगर मेन को 100 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो फीमेल को हमारे देश में लगभग 67 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जब पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो इंडिया की रैंक फिर भी बेहतर थी, 98 थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी रैंक ख़राब ही होते जा रही है। इनफैक्ट अब पिछले साल 2019 में हमारी रैंक थी 108 और 2020 में हमारी रैंक और ख़राब होकर के 112 हो गई है। हमारा स्कोर कई सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे चाइना, श्रीलंका, नेपाल, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या बांग्लादेश, इनसे काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट बांग्लादेश तो 50वें नंबर पे आता है जबकि हम 112 नंबर पे आते हैं। लेकिन जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं उनको अभी ज़रा ध्यान से देखिए। येमेन सबसे पीछे आता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं इतने सालों से, तो पीछे आना ही है उसको। उसके अलावा पाकिस्तान और इराक जैसे कंट्री बिल्कुल लास्ट में आते हैं। तो आइसलैंड टॉप पे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उसके बाद, येमेन, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज बिल्कुल लास्ट में। इंडिया की स्कोर भी काफ़ी ख़राब है और जो हमारे बाकी जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके रिस्पेक्ट में भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। फॉर एग्जांपल नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश से भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। अब बात करते हैं जेंडर बजटिंग की। इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारे देश के अंदर जो विमेन और मेन के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए जेंडर बजटिंग अप्रोच हमें लेना चाहिए। तो जेंडर बजटिंग को समझने के लिए पहले हमें ये बात समझनी होगी कि मेन एंड विमेन की ज़रूरतें अलग अलग हैं। देखिए, इस आर्टिकल में बार बार ये बात कही गई है और ये बात क्लियर भी है, बहुत इंट्यूटिव भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बना दिया जाए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से तो वो मेन एंड वीमेन उसका इक्वल फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा एक तो समझिए तो राइट टू वर्क है, लेकिन क्या सच में वीमेन उतना फ़ायदा उठा पाएंगी एमजी नरेगा का जितना मेल उठा पाते हैं? दूसरा एग्जांपल जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि राइट टू हेल्थ, अब मान लीजिए कि बस नॉर्मल हॉस्पिटल्स बना के छोड़ दिए जाए तो विमेन को उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि विमेन की कुछ स्पेशल हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव रोल्स। तो वो रिप्रोडक्शन और बच्चे पैदा कर सकती हैं और उस कारण से दे आर वल्नरेबल टू मैनी मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर्स लाइक कैंसर इन यूटेरस, ब्रेस्ट, सर्विकल कैंसर, ओवेरीज कैंसर। तो उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए वो ज़रूरतें भी हमें पूरी करनी होगी जब हम हेल्थ सेक्टर में खर्चा कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि औरतों की ज़रूरतें मर्दों से थोड़ी अलग हैं बहुत सारे मामलों में। यहाँ पे हमने हेल्थ का एग्जांपल दिया। तो जब भी बजट एलोकेशन किया जा रहा है तो उसमें ध्यान रखा जाए कि विमेन की जो स्पेशल नीड्स हैं वो भी पूरी हों। दैट इज नोन एज जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग इज अ मेथड ऑफ फ्रेमिंग बजट कीपिंग विमेन नीड्स इन माइंड। इट इज अ बजटिंग मेथड दैट कुड एंश्योर विमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूसिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने में काम कर सकता है। तो मुद्दा ये है कि अगर हमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करनी है तो हमें जेंडर बजटिंग अप्रोच लेना होगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसने जेंडर बजटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। हमने भी इंडिया के अंदर भी हमने 2006-07 से जेंडर बजटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है अपने बजट मेकिंग प्रोसेस में। तो जब भी हम कानून बजट लेकर के आते हैं तो उसमें यह भी ध्यान देते हैं कि विमेन की नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं। जेंडर बजटिंग में मेनली दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो जब भी कुछ पैसा एलोकेट किया जाता है तो उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि ये पैसा इस तरह से एलोकेट किया जाए कि विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल पहल स्कीम है जिसमें सिलेंडर्स पे अब सब्सिडी मिलता है हाउस होल्ड्स को। आपको पता होगा कुछ एक सिलेंडर्स आपको सस्ते दामों पे मिलता है, फिर आपको मार्केट प्राइस पे मिलता है। अंडर पहल मैं भी करा चुका हूँ, डीबीटी फॉर एलपीजी। तो वो जो पैसा है इस डीबीटी वाला, वो पैसा फैमिली के विमेन मेंबर के अकाउंट में जाता है। परिवार के अंदर जो विमेन होती है उसके अकाउंट में जाता है, क्योंकि
विमेन के अकाउंट में भेजने से एक बात लगभग मोर और लेस इंश्योर हो जाती है कि विमेन उसका इस्तेमाल सही तरीके से करेगी, एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए करेगी। अगर मेल के अकाउंट में डाला जाए तो हो सकता है वो शराब पी ले या जुआ खेल ले। तो इसको कहते हैं जेंडर बजटिंग, कि एलपीजी स्कीम में आपने सब्सिडी का प्रोविजन लेकर के आए पहल, और उसमें आप ये साथ साथ ये भी प्रोविजन लेकर के आए कि ये जो पैसा है ये विमेन के अकाउंट में ही जाना चाहिए। सो दैट इज जेंडर बजटिंग। वेन दैट मीन्स कि वेन यू आर मेकिंग अ स्कीम यू आर कीपिंग द विमेन इंटरेस्ट इन माइंड सो दैट द स्कीम बेनिफिट्स द विमेन मोस्ट। उसके अलावा जेंडर बस्टिंग में हमेशा ये भी ध्यान रखा जाता है कि विमेन स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स भी लेकर के आए जाए हर साल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। दिस टाइप ऑफ स्कीम्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग। तो इस पूरे आर्टिकल में मैंने बस आपको इतना बताया है कि विमेन की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस जो है वो मार्जिनलाइज्ड हैं इंडिया के अंदर आज कंपेयर टू मेल, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होता है जब हम देखते हैं हमारा स्कोर कितना खराब है या पुअर रैंकिंग है हमारी इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और इसको ठीक करने का एक इंपॉर्टेंट या सही रास्ता है जेंडर बजटिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। जेंडर बजटिंग मतलब जब हम बजटरी एलोकेशन कर रहे हों तो विमेन के स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखें। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले इस आर्टिकल का देखिए बैकग्राउंड समझते हैं। पहले हमें ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को ब्रीफली समझना होगा। ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है जिसको मोनार्क कहते हैं या किंग या क्वीन कहते हैं। जैसे हमारे देश में रिपब्लिक होते हैं, यानी कि द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वैसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं रिपब्लिकन सिस्टम। और रिपब्लिकन सिस्टम का बिल्कुल अपोजिट होता है मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम में कैसा होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज अ हेरिडेटरी पोजीशन हु कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर फैमिली। जो ब्रिटेन के अंदर है तो ब्रिटेन इज नॉट रिपब्लिक। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ब्रिटेन इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक हेरिडेटरी पोजीशन है। बट साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हेरिडेटरी पोजीशन वो प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। जो मोनार्क है उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। जो किंग है या क्वीन है उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। वो खाली नॉमिनल हेड है, खाली नाम का हेड है, जबकि रियल पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। तो ये तो मोटा मोटा पॉलिटिकल सिस्टम हो गया ब्रिटेन का। अब आते हैं करंट उनके फैमिली ट्री पे, जो उनकी जो रॉयल फैमिली है जहाँ से मोनार्क चुने जाते हैं उन पे आते हैं। तो देखिए क्वीन एलिजाबेथ II अभी वहाँ की मोनार्क हैं, क्वीन हैं, ठीक है। 1952 से लेकर के अभी तक सी इज़ द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। एंड क्वीन एलिजाबेथ II और उनके हस्बैंड फिलिप के से होने वाले उनके 3 बच्चे हैं। प्रिंस चार्ल्स जो सबसे बड़े थे और इसी कारण से नेक्स्ट इन सक्सेशन प्रिंस चार्ल्स ही हैं, लेकिन जब तक क्वीन एलिजाबेथ II है तब तक प्रिंस चार्ल्स किंग नहीं बन सकते। उसके अलावा अभी प्रिंस चार्ल्स ने पहले शादी की डायना से, प्रिंसेस डायना से, और बाद में डिवोर्स भी दे दिया 1996 में, और 1997 में प्रिंसेस डायना की डेथ भी हो गई। बाद में प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला से शादी कर ली। अब ये हमारे कुछ खास इंपॉर्टेंस का नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रिंस चार्ल्स और डायना से इनके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 जो सबसे सीनियर हैं वो हैं प्रिंस विलियम। तो प्रिंस चार्ल्स के बाद नेक्स्ट सक्सेशन में है प्रिंस विलियम। तो प्रिंस चार्ल्स के बाद किंग बन सकते हैं तो प्रिंस विलियम। एंड प्रिंस विलियम गॉट मैरिड विथ कैथरीन। जो उनके दूसरे सन हैं प्रिंस चार्ल्स और डायना के दूसरे सन हैं वो हैं प्रिंस हैरी। एंड प्रिंस हैरी गॉट मैरिड विथ मेगान मार्केल। अब ये जो पूरा का पूरा जो न्यूज़ है दैट इज सेंटर्ड अराउंड मेगान मार्केल। ये मेगान मार्केल एक एक्ट्रेस हैं और ये मिक्स्ड रेस को बिलोंग करती है। मतलब ये फादर साइड से वाइट हैं जबकि मदर साइड से ये ब्लैक हैं। मतलब इनकी जो मदर है वो अफ्रीकन ओरिजिन की हैं जबकि फादर जो हैं वो अमेरिकन ओरिजिन के हैं। और इस कारण से मेगान मार्कल को आप मिक्स्ड रेस कह सकते हैं, हैविंग अ लीनिएज फ्रॉम ए ब्लैक फैमिली। जबकि ये जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है ये अपने आप इनकी जो लीनिएज है वो वाइट मानी जाती है इन जनरल। अब हाल फिलहाल में मेगान मार्कल ने एक टीवी शो में एक्यूज़ किया ब्रिटिश रॉयल फैमिली को। इनफैक्ट क्वीन एलिजाबेथ से लेकर के प्रिंस चार्ल्स सबको एक्यूज़ किया इन्होंने कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली इनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करती रही है। और इसी कारण से मेगान मार्कल और उनके हस्बैंड हैरी, प्रिंस हैरी, इन्होंने फिर रॉयल टाइटल भी छोड़ दिया था और आम इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो
अब ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, एलिगेशन सही है या नहीं है, ये अभी तक कुछ भी सब्सटेंशिएटेड नहीं है, और इसको हमें अपने एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं चाहिए इन जनरल। लेकिन ये आर्टिकल फिर भी मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात सामने आई है फ्रॉम मेगन मार्कल, बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेगन मार्कल ने कहा कि मेरा अफ्रीकन ओरिजिन है, मेरी माँ अफ्रीकन साइड से है, इसलिए मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो रहा है। तो अब बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री जो है ब्रिटिश रॉयल फैमिली को क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ये रेसिज्म प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत सारे इस तरह के अफ्रीकन कंट्रीज़ पहले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के ग्रुप थे या मेंबर थे, और नाउ दे आर मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और अब कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में डिमांड उठ रही है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन टिल डे इज प्रैक्टिसिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो अब मैंने ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसीलिए लिया है ताकि मैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर सकूं। देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये दुनिया के 54 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को कहते थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये सारे वो कंट्रीज हैं जो एक टाइम में ब्रिटिश के कॉलोनी हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स गुलाम हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये देश आज़ाद होने लगे, फिर इस ग्रुप का नाम बदल करके ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से नाम बदल करके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कर दिया गया। अब ये तमाम जो आज़ाद देश हैं, 54 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, दे आर मेंबर ऑफ दिस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। बट ये जो ग्रुपिंग है ये यही रिप्रेजेंट करता है कि वंस अपॉन ए टाइम दीज 54 कंट्रीज, 54 में से 53 तो गुलाम थे, एक तो ब्रिटेन ही है, दीज 53 कंट्रीज वेयर वंस कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। तो पहले ये कॉलोनीज थे, तो ब्रिटेन ने इनके ऊपर फोर्सफुली इन सारे कॉलोनीज को मिला करके एक ग्रुप बना रखा था जिसका नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। जब ये देश आज़ाद हो गए तो ब्रिटेन ने इनकी मर्जी से, इनकी सॉवरेनिटी से एक कॉमन ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रखा गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब ये तमाम कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा हैं। ये यही बताता है कि दीज कंट्रीज वेयर वंस अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इसमें से सबसे ज़्यादा अफ्रीका से हैं, और अफ्रीका वाले कंट्रीज अब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ब्रिटेन को कि ब्रिटेन आज भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करता है, और इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कई सारे लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि इन्होंने पहले हमें गुलाम बनाया और आज भी ये इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हमारे अगेंस्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने बस इसलिए कवर की ताकि आपको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बता सकूँ। इतना ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आर फ्रॉम अफ्रीका। सारे के सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ज्वाइंट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो इस एक्ट में लिखा हुआ था, ये एक्ट आपको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आया था। इस एक्ट में लिखा हुआ था कि अब इंडिया अपने आप को इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर सकता है। इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान विल हैव राइट टू सेसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो मतलब अब ये इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री हैं इंडिया और पाकिस्तान, और ये चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में बने रह सकते हैं, ना चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से ये बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि दीज कंट्रीज आर नाउ सोवरेन। लेकिन नेहरू जी ने उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये प्रपोजल रखा कि अब हमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहना चाहिए, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम वैसे भी बदल के कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हो चुका है। मतलब एक तरह की इक्वल पार्टनरशिप रिप्रेजेंट हो रही है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। और हिस्ट्री में क्या हुआ है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में उसको हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी कॉलोनियल लीगेसी रही है, जो भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको हम पीछे छोड़ करके फ्यूचर में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करते हैं ब्रिटेन के साथ, ताकि दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और एक दूसरे की मदद करें इन डेवलपमेंट। तो इस कारणों से इंडिया ने फैसला लिया कि हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बने रहेंगे, एंड इंडिया कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। करंट न्यूज़ फिर से काफ़ी सरल है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पेंशन्स मिलते हैं अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वो काफ़ी मीएगर हैं, काफ़ी कम है। अब ये न्यूज़ अपने आप में ठीक है, नॉर्मल है, इस डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या कहा, लेकिन ये आर्टिकल हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या। देखिए, ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का तो मतलब आप समझते ही हैं कि इसको पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। तो कुछ फंडिंग सेंट्रल से आता है, कुछ फंडिंग स्टेट से आता है, लेकिन ये
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर भी कोर ऑफ द कोर स्कीम है। तो जो 6 कोर ऑफ द कोर है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, उनमें से ये एक है। और इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, विडोज़ हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, या उन लोगों को कुछ एक पेंशन दिया जाता है, मतलब एक फिक्स्ड मंथली इनकम दिया जाता है। इस स्कीम को रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत भी 5 स्कीम्स चलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इस इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में 200 से लेकर के 500 रुपये तक का पेंशन दिया जाता है पर मंथ टू सीनियर सिटीजन। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इसके अंदर विडोज़ को जिनकी उम्र 40 साल से कम है उनको 300 से 500 रुपये तक का पेंशन दिया जाता है। उसके बाद तो फिर उनको जब 40 उससे ज़्यादा एज हो जाती है उनकी विडोज़ की, तो उनको फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में डाल दिया जाता है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इसके अंदर 300 रुपये पर मंथ का दिया जाता है पेंशन। और उसके अलावा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में 20,000 रुपये तक दिए जाते हैं अगर डेथ ऑफ अ ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली हैपन्स इन ए BPL हाउस होल्ड। तो मान लीजिए कि ऐसा इंसान है जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है और वो इकलौता ऐसा इंसान है जो पैसा कमाने वाला है अपने परिवार के लिए, और वो फैमिली BPL फैमिली है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में अंडर दिस स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम उस फैमिली को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा अन्नपूर्णा स्कीम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इस अन्नपूर्णा स्कीम में 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन इज प्रोवाइडेड पर मंथ फॉर सीनियर सिटीजन्स हु आर नॉट रिसीविंग एनी अदर पेंशन। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन का नाम इन सारे लिस्ट में नहीं है तो उनको फिर अन्नपूर्णा स्कीम में डाला जाता है, उनको PDS सिस्टम के थ्रू 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ प्रोवाइड कराया जाता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम अगेन नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए करंट न्यूज़ ये कहता है कि पिछले 4-5 सालों में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस 72% इंक्रीज हुए हैं। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस काफ़ी बढ़े हैं, जबकि कन्विक्शन रेट हैज़ ओनली बिन 2.2%। मतलब अगर 100 लोगों को अरेस्ट किया गया इस जुर्म में, इस कानून के अंतर्गत, तो खाली 2 लोग उसमें गिल्टी पाए गए हैं। तो इससे तो एक बात लगभग मोरलेस पता लगती है कि या तो इस कानून का ओवर यूज हो रहा है या मिस यूज हो रहा है। तो इसी कारण से ये आर्टिकल आया है। लोकसभा में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कि इस कानून को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए। अभी देखिए, अभी ये जो कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये एक तरीके का प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और फिर इस कानून के बारे में समझाऊंगा मैं आपको। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी पहले थोड़ा टर्म ये डिटेंशन समझ लेते हैं। डिटेंशन तो वैसे आप जानते ही हैं, व्हेन ए पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी या अरेस्टेड, अगर किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि डिटेन हो गया है। अब डिटेंशन 2 तरीके की होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन होती है फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट फॉर कमिटिंग ए क्रिमिनल ऑफेंस। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस केस में उस इंसान को जब गिरफ्तार किया जाता है और उसको सजा देने के लिए उसको जब जेल में डाला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। जब आप क्राइम ऑलरेडी कर चुके हैं फिर आपको गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया तो उस तरह के डिटेंशन को कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। जबकि दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें आप कोई क्राइम आपने अभी तक किया नहीं है, लेकिन ऐसा अंदेशा है सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस फोर्स को, कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई ट्रबल कर सकते हैं। उस एप्रीहेंशन के बेसिस पे ही आपको अथॉरिटीज़ डिटेन कर सकती हैं, जेल में डाल सकती हैं। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके पहले कि आप कुछ क्राइम करें उस आपको प्रिवेंट कर दिया जाएगा फ्रॉम कमिटिंग that crime। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन देखो दुनिया के कई बहुत कम देशों में रहता है, क्योंकि किसी को क्राइम करने से पहले अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इसका मिसयूज भी हो जाए। और बहुत बार अथॉरिटीज़ करती भी हैं, किसी भी इंसान को डिटेन कर लेते हैं, बोलते हैं कि ये क्राइम, मुझे लगा कि ऐसा ये क्राइम कर सकता है इसलिए हमने इसको अरेस्ट कर लिया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज होता रहा है। ब्रिटिशर्स के टाइम में तो भरपूर मिसयूज होता था इसका, और इसी कारण से जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लेकर के आए हैं ब्रिटिशर्स, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ब्रिटिशर्स लेकर के आए इंडिया में। बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818, रॉलेट एक्ट तो आपको याद ही होगा, रॉलेट एक्ट 1919 एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, जिसके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग में। क्योंकि जलियांवाला बाग 1919 में हुआ क्या था कि पंजाब के 2 लीडर सत्यपाल और सैफुद्दीन
किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे अंडर रॉलेट एक्ट, जबकि उन्होंने कुछ क्राइम भी नहीं किया था। तो फिर जलियांवाला बाग में लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जब जनरल डायर ने आके गोली चलवा दी। फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के प्रोविजन है बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बिल्कुल पहले ही साल में भारत सरकार एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून लेकर के आई 1950 में ही। और फिर AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लाया जा सकता है, क्या कोई ऐसा कानून लाया जा सकता है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ बिल्कुल प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन AK गोपालन केस। तो ये बात याद रखना है कि इन AK गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इफ इट इज बीइंग पास्ड थ्रू पार्लियामेंट, इफ अ लॉ हैज बीन पास्ड इन दिस रिगार्ड by the parliament, then that preventive detention law is valid। उसके बाद कई सारे preventive detention law आए बाद में भी, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जिसको शॉर्ट में मीसा एक्ट कहते हैं, टाडा, टेररिस्ट एंड अदर डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये सारे एक्ट लाए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, लेकिन बाद में इनको रिपील कर दिया क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ इनका कि भाई सरकार जो है, पुलिस अथॉरिटी जो है इसका काफ़ी मिसयूज करती है, किसी को भी जेल में डाल देती है इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। और भी हैं कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन, फॉर एग्जाम्पल कॉफे पोसा, फॉरेन एक्सचेंज कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, लेकिन ये जो कॉफे पोसा है ये अभी तक एप्लीकेबल है, जबकि ये जो टाडा, पोटा, मीसा ये सब रिपील हो गए हैं। एक और अभी जो एप्लीकेबल प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो है UAPA एक्ट, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। तो ये UAPA एक्ट से रिलेटेड हम ये आर्टिकल पढ़ रहे थे कि इसके अंतर्गत अरेस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं जबकि कन्विक्शन काफ़ी कम है, मतलब कहीं ना कहीं अथॉरिटीज इसका मिसयूज कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। अब इसके बारे में ज़रा समझते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये पहली बार 1967 में लाया गया था, टाइम टू टाइम इसको अमेंड किया गया है, रिसेंटली इसको 2019 में अमेंड किया गया था। ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कानून है, इट्स अ फेडरल काउंटर टेररिज्म लॉ। तो ऐसा कानून जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे मिल करके टेररिज्म को काउंटर करने के लिए लॉ लाया गया है। इस कानून के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकती है। तो 2004 से पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो तमाम एक्टिविटीज़ जो इंडिया की इंटीग्रिटी पे खतरा क्रिएट करते थे उन सारी एक्टिविटीज़ को अनलॉफुल डिक्लेयर करती थी। और मतलब दोज एक्टिविटीज़ दैट कुड चैलेंज द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और दैट वे रिलेटेड टू सेक्सेशन ऑफ अ टेरिटरी आउट ऑफ इंडिया, उनको वो अनलॉफुल डिक्लेयर करती थी। फिर 2004 में अमेंडमेंट करके एक और टर्म ऐड कर दिया गया टेररिस्ट एक्ट, कि कोई सा ऐसा एक्टिविटी जो टेररिज्म से मिलता जुलता है, जो टेररिज्म को प्रमोट करता हुआ पाया जाएगा, उसको भी अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा एंड उसके अंतर्गत भी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा अंडर दिस UAPA एक्ट। तो इस तरीके से एक नया टर्म ऐड कर दिया गया टेररिज्म, कि भाई टेररिज्म से मिलते जुलते कोई एक्टिविटी करोगे तो तुम्हें हम जेल में डाल सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा उमर खालिद एक दिल्ली स्टूडेंट हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। इस तरह के कई सारे अरेस्ट होते रहते हैं अंडर दिस UAPA एक्ट। अब जो सरकार है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो कहती हैं कि ये लोग टेररिज्म फैलाने की फिराक में थे या देश की इंटीग्रिटी को खतरा में डाल रहे थे। जो उनके क्रिटिक्स हैं, सरकार के क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहे हैं, ये सरकार और पुलिस, इन द नेम ऑफ UAPA एक्ट। ये लोग तो बस अब लीडर्स हैं या प्रोटेस्ट कर रहे थे छोटे मोटे मामलों पे, आप इनको UAPA में बुक करके जेल में डाल देते हो, आप तो इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहे हो। तो अब ये डिबेट काफ़ी चलती रहती है और UAPA को इस कारण से काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है कि UAPA का मिसयूज होता है और इस लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाने का एक ये इंस्ट्रूमेंट बन चुका है बाई गवर्नमेंट एजेंसी। तो अब ये डिबेट काफ़ी चल रही है हाल फिलहाल में। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था UAPA में, जिसमें कहा गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भारत सरकार की एजेंसी है, वो रेड कर डाल सकती है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है किसी भी स्टेट के अंदर विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ DGP ऑफ दैट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आसाम के अंदर किसी को अगर पकड़ना है, किसी टेररिस्ट को, तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो आकर के आसाम में छापेमारी कर सकती है बिना आसाम के DGP के, जो सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी परमिशन लिए बिना। तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म के खिलाफ एक बात हो गई और इस कारण से 2019 में कई सारे स्टेट्स ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था। खासकर वेस्ट बंगाल ने, ममता बनर्जी ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि जो UAPA एक्ट है, इट इज इंक्रोचमेंट इन द फेडरल पावर ऑफ द स्टेट्स। लेकिन जब जो भी है, अब यही प्रोविजन है जो भी एप्लीकेबल है। अगर NIA को UAPA एक्ट के अंतर्गत किसी भी स्टेट में छापेमारी करनी है तो उस स्टेट के DGP से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, दे जस्ट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA ओनली।
The next article is taken from environment segment. It is about independent environment regulator. This topic is again important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially sub segment regulators point of view. Regulators जो टर्म है वो आपके सिलेबस में एज इट इज़ डायरेक्टली मेंशन्ड है, आप अपने पेपर 3 में इसको देख सकते हैं। तो देखिए न्यूज़ काफ़ी सरल है, छोटा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में भारत सरकार से जवाब मांगा है कि भाई हमने 2011 के ही केस में, जिस केस का नाम था लफार्ज माइनिंग केस, उसी में कहा था कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाओ इन्वायरमेंट फील्ड के लिए, इन्वायरमेंट सेक्टर के अप्रूवल के लिए, और तुमने अभी तक क्यों नहीं बनाया। ये काफ़ी सरल सीधा सीधा यही न्यूज़ है। देखिए रेगुलेटर तो आप समझते ही होंगे, जो अलग अलग फील्ड्स को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाला इरडा, हाईवे को रेगुलेट करने वाला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में लफार्ज माइनिंग केस में कहा था भारत सरकार को कि आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाएंगे इन्वायरमेंट सेक्टर के लिए, और सरकार ने आज तक नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर पूछा कि भाई आपने 10 साल हो गए अभी तक ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर क्यों नहीं बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब डेडलाइन भी दे दी है कि 30 अप्रैल 2021 से पहले पहले आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट बनाएंगे अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं, अभी 1-1.5 महीने की बात है, उसमें 30 अप्रैल से पहले पहले एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का सेटअप होगा। फिर से मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करूंगा। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 470 to 472. Topic number 470 is about Hiren Bhattacharya. He is also known as, he is known for his Assamese poetry, and he is also known as Prem Auru Rodalir Kobi. So please attempt this question based on topic number 470. Topic number 471 is about Nalini Bala Devi. She is known for Assamese literature, known for her nationalistic as well as mystical poetry. She won Sahitya Academy Award also. Her notable works are Sondhiyara Sur and Alaknanda. Please attempt this question based on topic number 471. Topic number 472 is about first editor of Jonaki magazine, and Chandra Kumar Agarwal is first editor of Jonaki magazine. Please attempt this question based on topic number 472. This is the answer of question number 467 to 469 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following correctly represents gig economy? The correct answer will be option A, labor market characterized by prevalence and use of freelance or contractual workers. And which of the following is not a member of Five Eyes Alliance? Answer would be option B, France. So that's all from our side for today. Thanks for watching.